चलेंगे, बात अब होगी दिल्ली के प्रदूषण की, क्योंकि लगातार दिल्ली में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों का सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस प्रदूषण के चलते कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रदूषण भी हमने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो उसकी सरकार है उस चीज तक बताई कि क्योंकि प्रदूषण थोड़ा सा कम हो, लेकिन प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में 80 और 400 के पार पहुंच चुका है और बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली वासियों का बुरा हाल हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में लगातार अगर हम देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में आसपास के जो इलाके हैं, गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, या फिर अगर हम हरियाणा की बात करें, या फिर अगर जयपुर आगरा की बात की जाए तो वहाँ पर भी लगातार दिल्ली का प्रदूषण का जो असर है वहाँ पर लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा का दूसरा होती नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में पराली जलाने का काम किया जा रहा है, इसीलिए दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है। लेकिन अब काफी चिंताजनक है क्योंकि लगातार एशिया यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, 400 के पार पहुंच चुका है। इन इलाकों में एशिया बहुत खराब है। मुल्का की बात की जाए तो 467 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच चुका है। आपको बता दें कि DIC में 442 यहाँ पर AQI पहुंच चुका है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 400 पार हो चुका है। आनंद विहार में 438 एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल पहुंच चुका है। और अगर आगे बढ़ चलेंगे कुछ इलाकों की बात की जाए, न्यू स्वरूप नगर की बात की जाए तो 395 जो है वो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। बिल्कुल देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत कोहोट एनक्लेव में 384 इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आया है, यानी 400 के करीब पहुंच गया है और 300 से ऊपर जब चले जाता है तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। बलसवा लैंडफिल में 368 पहुंचा है और देखिए ये इसी तरह के नंबर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली के दूसरे दिन प्रदूषण हवाओं की वजह से हल्का सा सुधरा था, लेकिन यहाँ पर फिर से खराब हो चुका है। LIC कॉलोनी में 364 नजर आ रहा है और ये AQI जो है ये बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। रोहिणी में 391 और पूसा में 325, लोनी में 324, इसी तरह से 300 के ऊपर हर जगह पर देखने को मिल रहा है। अलीपुर में 320, अशोक विहार में 318 ये AQI पहुंचा हुआ है और 300 से नीचे कोई भी इलाका नहीं है। द्वारका में 316, जनकपुरी में 306, अस्पताल में 307 ये AQI पहुंचा हुआ है। दिवाली के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 309 इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो नंबर है वो नजर आ रहा है। खराब श्रेणी में इस वक्त हवा चल रही है और लोगों के लिए अब हवा या फिर वायु लेना वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर नहीं थम रहा है। लगातार पराली जलाने और दिवाली के बाद जो दिवाली के दिन आतिशबाजी हुई उसके बाद प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है और जैसे जैसे सर्दियां या विंटर शुरू होता है तो वैसे वैसे ये धुंध और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी चिंता है। ऊपर से यमुना के ऊपर जो सफेद जाग आपको दिखाई दे रही है, ये जहरीली जाग हमेशा इस मौसम में बढ़ती जाती है, जो लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली वासियों का बुरा हाल हो चुका है। सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन भी है। छठ पूजा पर यमुना में लोगों ने डुबकी लगाई है। मैली प्रदूषित यमुना में ही पूजा करने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। नहाए खाए पर यमुना में स्नान करने के लिए कई हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। प्रदूषित यमुना नदी में ही लोगों को पूजा अर्चना करनी पड़ी। कई महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस मैटर है और इसको देखते हुए प्रदूषित गंदी यमुना में ही लोगों ने डुबकी लगाई और वहीं पर पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण ही नहीं, जल प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। यमुना की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से उसके ऊपर एक जहरीली झाग चल रही है और ये झाग लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं
काफी ज्यादा मुश्किल का यहाँ पर समय जो है वो देखा जा रहा है। अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि छठ पूजा है। इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आई, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो छठ पूजा के लिए यमुना में जो पूजा अर्चना है वो नहीं करने देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजा यह सामने आया कि आज लोगों को प्रदूषित यमुना में ही डुबकी लगानी पड़ी। लोगों को अपने आस्था के प्रति, जो यहाँ पर धर्म के प्रति अपनी आस्था है, वो निभाते लोग नजर आए। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से प्रदूषित यमुना में ही लोगों ने डुबकी लगाई और धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई। लेकिन कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण और साथ ही साथ जल प्रदूषण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक ये बात निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मध्य भारत का सबसे खास और सबसे उत्तम त्योहार छठ पूजा ये कुछ दिनों के लिए होता है। ये छठ पूजा बेहद ज्यादा जरूरी इन सब लोगों के लिए होता है। इसे बहुत मान्यता है और इसे माना भी जाता है। इसको लेकर यमुना के किनारे छठ पूजा का ये कार्यक्रम होता है, वहां पर स्नान होता है, नहाय खाए होता है। लेकिन जिस तरह से यमुना की स्थिति बनी है, यमुना के हालात बने हैं, वो ये जता रहे हैं कि छठ पूजा हो या कोई भी पूजा हो, जब भी लोग इस यमुना के किनारे यमुना घाट पर अपने कार्यक्रम के चलते वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें मात्र और मात्र प्रदूषित और दूषित यमुना का पानी मिलता है, जिससे वो अपने इस कार्यक्रम को या जो भी प्रक्रिया इन कार्यक्रमों के तहत होती है वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। हालांकि दावे बड़े किए हैं, केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, लगातार दिल्ली की यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए उन्होंने दावे किए हैं कि हम आने वाले समय में यमुना को साफ करेंगे। लेकिन फिर से यमुना की जो दशा है वो उसी तरह की नजर आ रही है। इसके लिए ना सिर्फ तंत्र, ना सिर्फ सिस्टम, ना ही सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि आम लोग, आम नागरिक जो इस यमुना के अंदर खुले में कूड़ा फेंकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी है कि यमुना के आसपास कूड़ा ना फेंके। क्योंकि आजकल जिस तरह से कूड़े के लिए जो है वो एक प्रॉपर सोर्स रखा गया है, उसी के जरिए अपने कूड़े का निर्वहन करें ताकि इस तरह से यमुना दूषित ना हो। और अगर यमुना दूषित नहीं होगी तो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा जो इन नदियों के प्रति है, चाहे वो यमुना हो, गंगा हो या बाकी अन्य नदियां हो, उनके प्रति आस्था हमारी बनी रहे और दूषित गंगा यमुना हमारे बीच ना रहे और हम अपने त्योहारों को बड़े ही साफ और स्वच्छ तरीके से वहां पर घाटों पर जाकर उनको बना सके। लेकिन देखना होगा कि अब आने वाले समय में क्या यमुना को लेकर दिल्ली के अंदर खासतौर पर कोई बड़े कदम उठाए जाएंगे या नहीं, क्या उसकी स्वच्छता की ओर एक कदम उठाया जाएगा या नहीं, या सिर्फ झाड़ू फेर के अपनी गलियों में ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। लेकिन जो हमारी आस्था का विषय है, हर भारतीय कहीं न कहीं नदियों को सिर पर बांधता है और इसका जिक्र किताबों पर भी, अन्य जगहों पर भी दिया गया है। लेकिन जिस तरह से इसकी स्थिति बनी है वो वाकई में दयनीय हालात बने हुए हैं। डुबकी लगानी पड़ी क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था इसकी पर। लोगों को उसी यमुना के किनारे पहुंचकर इसी प्रदूषित यमुना के अंदर डुबकी लगानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर आज छठ पूजा की जा रही है। देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर यमुना के किनारे पर पहुंचकर डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ उज्जवल कुमार ज्वाइन कर चुके हमारे संवाददाता इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। उज्जवल, आपसे जानना चाहूंगी, प्रदूषित नदी में ही लोगों ने डुबकी लगाई है, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति अपनी आस्था तो जताई है, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर इसकी पूरी बदली हुई दिखाई दी जाती है। बिल्कुल ठीक चिपवन, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि यमुना जो है वो प्रदूषित है। हर साल ही ये स्थिति जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है। जो यमुना घाट है वहाँ पर जो झाग होते हैं यानी जो टॉक्सिक वाटर लेवल होता है यमुना नदी में, वो उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आज भी आप बात करेंगे तो जो जहरीले गैस के जो गुब्बारे थे, झाग के गुब्बारे थे पानी के अंदर, वो उनकी जो हाइट है वो तकरीबन 10 से 12 जो है वो कहीं ना कहीं फीट के आसपास थी। तो आप लगा सकते हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे जो है वहाँ पर जो है वो जहरीली गैस के जो है वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रदूषण साफ तौर पर राजधानी दिल्ली की यमुना में दिखाई दे रहा है। और एक लेवल भी राजधानी दिल्ली का देखिए आज तकरीबन 385 के आसपास जो है वो मापा गया है। तो यानी कहीं ना कहीं आज से जो छठ का महापर्व शुरू हो रहा है, लोग मजबूर हुए हैं, उनको मजबूरी में आज दिल्ली की मैली यमुना के अंदर जो है वो डुबकी लगानी पड़ी है। आज नहाए खाए है, आज छठ का जो है वो पहला दिन होता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो पूर्वांचल के लोग हैं वो बड़े धूमधाम से जो है वो छठ मनाते हैं।
हैं और हर साल इस मुद्दे पर उज्ज्वल, क्या उन जगहों को चिन्हित नहीं किया गया है जहां पर खास तौर पर लोग पहुंचेंगे, उन घाटों पर पूजा करेंगे, पूजा अर्चना होगी, स्नान होगा, क्या उन जगहों को चिन्हित किया है और चिन्हित कर उनको साफ करने की कोशिश की गई है, या ये बिल्कुल एक दिखावा ही है कि यमुना को साफ किया जाएगा? बिल्कुल शीतल, देखिए खासतौर पर अगर आप एनजीटी की बात करेंगे तो एनजीटी की तरफ से आदेश है कि कोई भी जो श्रद्धालु हैं वो यमुना नदी के अंदर जो है वो डुबकी नहीं लगाएंगे। पूरी तरीके से प्रतिबंध किया हुआ था उस पर, और इसके साथ साथ देखिए जो है वो अलग से छठ घाट बनाने के जो आदेश हैं वो बाकायदा दिए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर ये छठ घाट जो है पूरी तरीके से काम में आते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। सुबह भी श्रद्धालु जब यमुना नदी के पास पहुंचे जहाँ पर छठ घाट बनाए गए थे, जैसे अगर आप आई छठ घाट की बात करेंगे तो लोगों का पर कहना है कि पानी भी जो है वो छठ घाट के अंदर नहीं भरा हुआ था, तो वो कैसे जो है वो नहाए खाए का जो आज पहला दिन सूर्य को अर्घ्य देना था तो वो कैसे देते, इसलिए मजबूरन उनको जहरीली जो यमुना का पानी है उसके अंदर उतरना पड़ा, डुबकी वहां पर लगानी पड़ी। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है एक बार फिर से सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए शीतल दिखाई देते, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बड़े वादे किए गए, कई बड़े दावे किए गए। खुद केजरीवाल ने कहा था कि वो 2025 से पहले जो है दिल्ली की यमुना को साफ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और खास तौर पर छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां दिल्ली के अंदर हो रही हैं उसको धार दिया जा रहा है, लेकिन यमुना की हालात फिर से वैसी की वैसी बनी हुई है। अब एक बार फिर से लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, जहां पर इस वक्त कार्यवाही जारी है। इतना बड़ा लंबा गैप रहा 2018 में जम्मू के बजट सेशन में हमने इस तरह के ओबिचुअरी रेफरेंसेस पास किए, और उसके बाद से लेके आज ये पहली मरतबा हमें मौका मिला है उन लोगों को याद करने का जो आज हमारे दरमियान है। 57 ऐसे महान हैसियत जिनमें साबका इस मुल्क के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और फिर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हमारे साबका गवर्नर, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी। जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस लिस्ट में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं जिसके हवाले से यहाँ पे एमएलए, एमएलसी जो है गिने गए, लड़ाक और करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहेंगे। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई, और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं, तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो फिर 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाति तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया, तो फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र करके फिर बाकी जो है ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से करें। हमारे साबका वजीर, साबका सदर प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके बायोडेटा से अगर हम सीखें तो ये कि मेहनत करो,
अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो। तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी न किसी तरीके से मिल ही जाएगा। कोई पैराशूट के जरिए प्रणब मुखर्जी साहब सियासतदान नहीं बने, कोई गॉडफादर के इस्तेमाल नहीं हुए, मेहनत की, जो जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई उनके साथ वफा किया और आगे बढ़ते गए। शुरुआत में डिप्टी मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर स्टेट बने, मिनिस्टर स्टेट के बाद मिनिस्टर स्टेट नहीं रहते इंडिपेंडेंट चार्ज मिला, फिर कैबिनेट के मिनिस्टर बने, फिर कैबिनेट के मिनिस्टरों में सबसे अहम जो मिनिस्ट्रियां मानी जाती हैं, डिफेंस, फाइनेंस, होम, उनमें तो 2 और फॉरेन अफेयर्स, इन 4 में से 3 से उन्होंने काम किया। डिफेंस के मिनिस्टर रहे हैं, होम के मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस के मिनिस्टर रहे हैं। और उसके बाद इस मुल्क में सबसे बड़ा जो ओहदा है वो सदर का है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना करियर वहां से खत्म किया और इसमें भी बार बार उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि जिस ओहदे पर वो होंगे उस ओहदे के साथ वो वफा करेंगे। 2014 के इंतखाबात के दौरान प्रणब मुखर्जी साहब सदर थे। यूपीए की हुकूमत में देखिए, श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के बाहर संदिग्ध बैग मिला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। हाईकोर्ट के बाहर संदिग्ध बैग मिलने का मामला, मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड मौजूद है, पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर दी है और सुरक्षा बल भी वहां पर अलर्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर, सुरक्षा के हवाले से पिछले कई दिनों से आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन एक बात फिर से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बाहर ये बैग जो है ये इस वक्त वहां से बरामद किया गया है। इस वक्त बम डिस्पोजल की टीम पहुंची हुई है और बम को वहां पर जो है वो कहीं न कहीं डिस्पोज किए जाने की कोशिश की जा रही है। पूरे क्षेत्र में इस वक्त सुरक्षा बल तैनात है। तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे होंगे। बैग जब मिला है तो इस बैग के अंदर पता है बैग के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये संदिग्ध बैग नजर आ रहा है। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड मौजूद और इस बैग की जो है वहां पर छानबीन की जा रही है कि आखिर ये बैग किसका है, इस बैग के अंदर क्या कुछ चीजें हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्या इस तरह की कोई चीज है जो फटने के बाद एक बड़ा धमाका होगा या फिर वहां पर अफरा तफरी मचेगी। पहले भी हमने देखा था श्रीनगर में किस तरह से एक बड़ा हमला हुआ था। उससे पहले लगातार सरकार बनने के बाद हमले हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक ये निरंतर जो एक यहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं, ये गतिविधियां हो रही हैं, ये सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। फिलहाल ये हाईकोर्ट के बाहर ये संदिग्ध बैग मिलने का पूरा मामला, इस बैग को छानबीन की जा रही है। ये तस्वीरें भी आपके सामने। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है और साथ साथ वहां पर जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं विधानसभा में, जहां पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला अपना संबोधन कर रहे हैं। और पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक रिश्ते खराब हैं, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। वो पहले इस मुल्क के ऐसे लीडर, उनको याद किया जाता है कि वो लाहौर फर्स्ट लेके गए, पहली लाहौर फर्स्ट सर्विस उन्होंने शुरू की, लेकिन उस दौरान वो मीनार पाकिस्तान की गए, जो एक हिंदुस्तान के लीडर के लिए वहां जाना और मीनार पाकिस्तान से वहां पर हाजिरी देना ये कोई मामूली बात। फिर
सरहद पर खड़े होकर कहना कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। आज के दिन में शायद ही कोई इस तरह की बात करेगा। बार बार जब हालात यहां खराब हुए, उन्होंने यही कहा कि बातचीत के जरिए ही मसले हल किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं। दोषी का हाथ बढ़ाते रहे, इस बात के बावजूद कि उसके लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब जम्मू कश्मीर के मसले से वाले से बात की तो कहा कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। जम्मू कश्मीर के आर पार के लोग, उनको दोबारा जोड़ने के लिए यहां रास्ते खोले गए, जिनको बदकिस्मती से दोबारा से बंद किया गया। उनकी कोशिश थी कि लोग मिले, सिविल सोसाइटी आपस में मिले, एक मतलब पर्सनल रिश्ते कायम। आज तो ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा दूर रखने की कोशिश की जा रही है कि हम नहीं मिले तो बेहतर है। मैं तो मान के चलता हूं कि अगर वाजपेयी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हमने जम्मू कश्मीर के साथ सलूक किया होता तो आज हमारा वो हाल नहीं होता जो हाल है। लेकिन चलिए, वो नहीं रहे, उनका दिखाया हुआ रास्ता याद नहीं रहा। उन्होंने जो नक्सल एक हमें छोड़ के दिया था, उस नक्शे को हमने छोड़ दिया। क्या करें? तारिगामी साहब ने वाजपेयी साहब के बारे में जब जिक्र किया तो असेंबली के रेजोल्यूशन के हवाले से बात की, लेकिन या तो भूल गए बताना या फिर बताना मुनासिब नहीं समझा। ये सही है कि वाजपेयी साहब की हुकूमत ने उस वक्त उस रेजोल्यूशन को वापस भेजा, लेकिन शायद इसके बाद वाजपेयी साहब को इस बात का एहसास भी हुआ कि जल्दबाजी हुई और उन्होंने अपनी काबिना के वजीर को फिर नॉमिनेट किया यहां की हुकूमत के साथ इस पर बातचीत और डायलॉग शुरू करने के लिए। मरहूम अली जेटली साहब, अगर मेरी याददाश्त सही है, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से वाजपेयी साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया यहां की हुकूमत के साथ एक डायलॉग प्रोसेस उस रेजोल्यूशन को लेकर। लेकिन उस वक्त उसके बाद तो हुकूमत नहीं, हालात बदल गए और जो हुआ तो हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर वाजपेयी साहब के जो इरादे थे, उनसे शायद इख्तिलाफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सोमनाथ चैटर्जी साहब वो स्पीकर थे जब मैं हाउस का मेंबर था और मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है। न्यूक्लियर बिल को लेकर जब लेफ्ट पार्टी अलायंस छोड़ के चले गए, उस वक्त उनकी अपनी पार्टी की तरफ से बहुत दबाव था उनके ऊपर कि वो स्पीकरी छोड़ के अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाए। लेकिन बिल्कुल जैसे तारिगामी साहब ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं हाउस में मौजूद था। उन्होंने यही कहा मैं सीपीएम का स्पीकर नहीं हूं, मैं लोकसभा का स्पीकर हूं। लोकसभा ये तय करेगी कि मैं स्पीकर रहूं या ना रहूं, सीपीएम ये तय नहीं करेगी कि मैं स्पीकर रहूं या ना। और उसके बाद वो दोबारा कभी पार्लियामेंट में आए नहीं, इस बात के बावजूद जैसे हमारे साथी ने हमें याद दिलाया, कांग्रेस उनको सीट देने के लिए तैयार ने कहा था कि आप आइए, जिस भी सीट से आप लड़ना चाहें हम आपको पार्लियामेंट में वापस देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पार्टी ने जरूर मेरे साथ रिश्ता तोड़ा होगा, लेकिन मैंने अपना रिश्ता अपनी पार्टी के साथ नहीं तोड़ा है। मैंने जितना वक्त पार्लियामेंट में गुजारना था मैंने गुजारा। ये मिसाल है। आज के दिन में तो हमें बदलने में वक्त नहीं लगता। अभी तो इलेक्शन से निकल के आए हैं ना,
हम में से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने आया राम नया राम का सिलसिला नहीं रखा? कोई टिकट मिलने से दूसरे से नाराज, कोई टिकट ना मिलने से अपनी पार्टी से नाराज और कहीं और जो है दरवाजे खटखटाने का काम करें। बहुत कम ऐसे सियासतदान हैं सोमनाथ चैटर्जी साहब की तरह जो अपने असूलों पर कायम है। तो शायद ये हमारे लिए सबक कि आखिरकार सियासत जो है तो है, असूल बहुत जरूरी है। अब जम्मू कश्मीर को लेकर जब मैंने कहा गवर्नर से लेकर एमएलए एमएलसी तक इतने सारे नाम, और उनमें से कई सारे जिनके साथ मैंने खुद काम किया। अब एक का मैं जिक्र कर नहीं सकता, लेकिन एक साथी का जिक्र किए बिना शायद रहूंगा तो गलत होगा, क्योंकि वो सिटिंग मेंबर रहे हाउस से, और मुझे लगता है सिटिंग मेंबर की अपनी ही एक हैसियत होती है। उसके साथ साथ वो एक ऐसे सिटिंग मेंबर हैं जिनके साथ बहुत करीबी काम करने का मौका मुझे हासिल हुआ। चाहे आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने देवेंद्र के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हो जितना मैंने। मुझे सियासत में 25-26 साल हो गए, जिसमें से 19-20 साल तो मैंने देवेंद्र के साथ गुजारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना 2002 में, तो देवेंद्र मेरे साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पर आए। एनएससी बने, कब से इलेक्शन 2008 में इलेक्शन हुए, एडवाइजर के तौर पे मेरे साथ आए। जब मुझे मिनिस्ट्री में तब्दीलियां करनी पड़ी, उस तक नहीं किया, तंजीम की जिम्मेदारी दी मैंने उनको, और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे अपनी तंजीम की जिम्मेदारी संभाली। मेहनत करने में वो कभी कमी नहीं रखते। आप लोग गवाह, आपके साथ आने के बाद जहां जहां आपने जिम्मेदारी, कहीं हिमाचल में, कहीं पंजाब में, कहीं और, जिस मोर्चे पे खड़े किए वहां पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। शुरुआत की उनकी वैसी है, वालिद साहब उनके इंजीनियर, बिजनेस से उनका लेना देना था नहीं। एक मारुति के वो सर्विस स्टेशन का उनको बिजारी लाल ढोगरा साहब ने इंतजाम करके दिया, और इसमें भी देवेंद्र कभी भूला नहीं। जम्मू में बहुत सारे वो राउंडअबाउट गोल चक्कर बने हुए, लेकिन सिर्फ एक जम्मू में ऐसा गोल चक्कर है जो साल के 12 महीने उसकी घास की कटाई होती है, वहां फूल लगे होते हैं, वहां मूर्ति साफ होती है। वो है भिखारी लाल डोगरा साहब का जो चौक है गांधीनगर के, क्योंकि उसको संभालने की जिम्मेदारी देवेंद्र ने खुद ली। जब उनको वो मिला था वर्कशॉप, बड़े घरों के लोग, बड़े घरों के बेटे जो है अपने आप को भी बड़ा समझते हैं, लेकिन देवेंद्र ऐसा था, काम सीखने के लिए खुद डांडिया पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो आज भी याद करते हैं जब वो गाड़ी वहां लेते थे धोने के लिए, देवेंद्र के हाथ में पाइप, वो खुद गाड़ी धोता था सीखने के लिए कि ये करना कैसे है। तब जाके उसकी इतनी बड़ी मारुति की वो एम्पायर बनी। मैंने जैसे कहा 25-26 साल हो गए मुझे सियासत में। बहुत साथियों को मैंने आते जाते हुए देखा स्पीकर साहब, लेकिन अगर मुझे एक साथी के जाने का जाति तौर आज तक अफसोस रहा, वो देवेंद्र के जाने का रहा आज भी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि पता नहीं था कि वो इतने बीमार हैं।
इलेक्शन में कुछ ऐसी बातें हैं। अगर मुझे पता होता कि वो इतने बीमार हैं, मैं शायद रिश्तों को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता। लेकिन ऊपर वाले ने वो मौका रखा नहीं। यही मौका रखा कि हम उनको श्रद्धांजलि पेश करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसलिए मैंने बाकी तमाम जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान और जो बाकी लीडर रहे हैं उनको एक तरफ रखते सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ देवेंद्र का जिक्र किया। एक क्योंकि सिटिंग मेंबर रहे हैं और दूसरा क्योंकि व्यक्तिगत जाति तौर पर मुझे कुछ चीजों का अफसोस है जो अफसोस ही रहेगा। लेकिन इस लिस्ट में 57 जो हमारे सीनियर लीडर्स और ऑनरेबल मेंबर्स हैं, इनमें सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए मिसाल कायम की है। और मैं चाहूंगा कि हम इन बायोडेटा को पढ़ें, उन्हें याद करें और कोशिश करें कि उन्होंने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा किया, लोगों की खिदमत की, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचा, हम भी कुछ सीखें। क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आज हम उनके लिए ओबिचुअरी रेफरेंसेस करेंगे, किसको मालूम है कल यहां कौन बैठ के हमारे लिए ओबिचुअरी रेफरेंस जो है की तकरीर यहां कर रहा होगा। जब भी हम कुछ करें हमें कहीं ना कहीं दिमाग में सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए कि कल को जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में हमारे हवाले से हमारे लिए बात करेंगे, हमें कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम करना चाहिए ताकि जब हमारा वहां पे जिक्र हो, जो हमारे हक में वहां बोलने के लिए खड़े हों, उनके पास कुछ बोलने के लिए रहे। अगर यही हम सोच के अपना यहाँ अपने काम को अंजाम दें तो मुझे लगता है हम इस हाउस के साथ, अपने वोटरों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और बिलखसूस इन महान हस्तियों की जिनको आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम खड़े हुए हैं, उनके साथ हम सही मायने में वफा कर पाएंगे। तो इसलिए स्पीकर साहब, आपकी तरफ से जो ओबिचुअरी रेफरेंसेस मूव किए गए हैं, उनके हक में मैं आज आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज जोड़ता हूं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इनको जन्नत में अला मुकाम हासिल हो, इनकी आत्माओं को शांति मिले और हमें इनकी जिंदगियों से कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आनंद नंदलाल से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े होकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। तो आप इस वक्त विधानसभा से ये सत्र देख रहे थे। उमर अब्दुल्ला इस वक्त अपना संबोधन कर रहे थे। आज सुबह जब सत्र शुरू हुआ तो इस ट्रिब्यूट सेशन से शुरू हुआ। जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको श्रद्धांजलियां दी गई। लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन किया तो एक इमोशनल मोड से पूरी विधानसभा और पूरा सत्र आ चुका था, क्योंकि अभी अभी एक बड़े नेता और एक विधायक को जम्मू कश्मीर ने खोया है। जम्मू कश्मीर के नेता को खोया गया है, वो भी एक उसको भी याद किया गया। तो आपने देखा लगातार ये हम आपको दिखा रहे थे, लाइव तस्वीरें थी और आगे भी दिखाएंगे जब कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन तब तक न्यूज रूम लाइव में मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।